आदमी सदियों से आकाश में उड़ने की कल्पना करता रहा है। पक्षियों को हवा में उड़ते देख आदमी का मन भी आकाश में घूमने को करता था। अपनी इसी इच्छा पूरी करने के लिए उसने तरह तरह के जतन किए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पर मनुष्य ने भी हार नहीं मानी। विमान का जिक्र भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पुष्पक विमान भी उसी कल्पना का एक उदाहरण था। महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने उड़ने वाली कई मशीनों की काल्पनिक तस्वीरें बनाई थीं। कल्पना से हकीकत तक विमान की विकास यात्रा बड़ी दिलचस्प और रोमांचक रही है। सदियों के प्रयास और अनेकों संघर्ष के बाद मनुष्य आज विमान तक आ पहुंचा। पहिए से मानव आगे बढ़ा और विमान ने उसको पंख लगा दिए, आजादी से उड़ गई। फ्रांस में जन्मे मॉन्टगोल्फायर भाइयों ने 1783 में पहली सफल उड़ान भरी। पेरिस के ऊपर गुब्बारे में। गर्म हवा का गुब्बारा इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर भरी गर्म हवा सामान्य वायु से हल्की होती है। गुब्बारे हवा के रुख के साथ उड़ते थे। वे किसी भी दिशा में चले जाते थे और सवार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। इसके बाद दो चीजें देखने को मिली, उड़ने का विज्ञान और उड़ान भरने वाली हस्तियां। जॉर्ज कैली से लेकर राइट बंधुओं तक एक उड़ सकने वाली मशीन बनाने के लिए ढेरों वैज्ञानिकों के तकनीकी ज्ञान को काम में लाया गया। उड़ान की दिशा और गति पर नियंत्रण के प्रयासों में ग्लाइडर का आविष्कार हुआ। ये उड़ान तो भरते थे, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाकर। ये उड़ान ऊपर से नीचे आने वाली उड़ान के रूप में देखी गई। वैज्ञानिकों ने ग्लाइडर की उड़ान के अपने अपने सिद्धांत स्थापित किए। जॉर्ज कैली के बनाए ग्लाइडर को उड़ाने के लिए रस्सी से खींचकर आकाश में उठाया गया। 1890 में एक जर्मन इंजीनियर ऑटो लिलियंथर ने आज के हैंग ग्लाइडर जैसे कई छोटे छोटे ग्लाइडर उड़ाए। ये सचमुच पहली असली पायलट नियंत्रित उड़ानें थीं। लेकिन ग्लाइडर अपने आप जमीन से हवा में नहीं जा सकता था। कुछ समय बाद डिरिजिबल नामक विमान का आविष्कार हुआ। गुब्बारे जैसे ये विमान हाइड्रोजन गैस से उड़ान भरते थे। इस आविष्कार ने उड़ान को एक नया आयाम देने की चेष्टा की। हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होने के कारण विमान को उठान देती थी। बॉल्डविन ने अपने डिरिजिबल में एक इंजन लगा दिया। इससे इस विमान को उठान के साथ गति भी मिली। लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण डिरिजिबल में आग लगने का खतरा था। फिर भी लगभग 30 वर्ष तक डिरिजिबल हवाई यात्रा का एक महत्वपूर्ण साधन बना रहा। सन 1937 में हिडनबर्ग नामक विशाल डिरिजिबल में आग लगने से नष्ट हो जाने के बाद डिरिजिबल एयरशिप का दौर समाप्त हो गया। आर्मी ने इंजन के साथ पहली उड़ान भरी 17 दिसंबर 1903 को। नॉर्थ कैरोलिना में किटी हॉक ने दो भाइयों ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने अपना विमान उड़ाया। .29 मीटर लंबे पंखों वाले इस बाइप्लेन में 32 किलो का 12 हॉर्स पावर का इंजन लगा था और पंखों के पीछे लगे थे लकड़ी के प्रोपेलर। इस प्रकार पहली बार हवा से भारी एक विमान को पंखों और इंजन के माध्यम से उठान और गति दी गई। इसी कारण विमानन के क्षेत्र में राइट बंधुओं को एक अलग महत्व दिया जाता है। 20वीं सदी तक उड़ने वाली मशीनें एक हकीकत बन चुकी थीं। किटी हॉक में राइट बंधुओं की उड़ान के बाद लोग उड़ने के भौतिक और मानसिक बंधन तोड़ चुके थे।
अपने अपने ऐतिहासिक विमानों में कई हस्तियों ने विमानन के इतिहास में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। अब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर विमान उड़ता कैसे है। इसमें आपने देखा कि जब मैंने हवा बीच में फूका तो ये दो कप बाहर जाने की वजह छोड़ के वो अपने आप में आकर्षित हुए और पास में आ गए। ऐसे ही एक घटना है हम क्रिकेट के ग्राउंड पे भी देखते हैं। जब तेज गेंदबाज बॉल करते हैं तो हवा में स्विंग करते हैं तो वहां भी कुछ ऐसा ही चीज होता है। इन दोनों का पीछे एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है बर्नौली सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत 1738 में एक स्विस हिसाबदान डैनियल बर्नौली ने पाया कि हवा का वेग जितना तेज होता है उसका दबाव उतना ही कम होता है। इसे बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। इससे उड़ने का विज्ञान समझने में हमें मदद मिलेगी। एक हम बर्नौली की प्रिंसिपल को देखने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पेपर की पीस है, इसको मैं फैन के सामने रख देता हूं। जो हवा फैन के आगे निकलता है ये रफ्तार से इस पेपर के सामने चला जाएगा और दबाव को घटा देगा। ये दबाव घटने से ये पेपर ऊपर उड़ जाएगा। अब पंखे को ऑफ करने से ये नीचे चला जाएगा। विमान के उड़ान में पंख का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप पंख को नजदीकी से देखें तो इसका शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नीचे ये फ्लैट है, ऊपर एक कर्वेचर है। इसकी वजह से जब हवा सामने से आता है ऊपर से वो तेज रफ्तार से जाना पड़ता है हवा इसको एंड पे जाने के लिए। तो जैसा हमने देखा बर्नौली प्रिंसिपल पे, जब यहाँ दबाव कम हो जाता है और ये पंख को उड़ाता है उसके साथ विमान को भी उड़ाता है। इसको देखने के लिए इस पंख को जो बनाया है, ये मॉडल पंख को हम फैन के सामने रख के देखेंगे कि क्या होता है। उड़ते हुए विमान पर 4 प्रकार के बल काम करते हैं। पहला, भार, धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण विमान पर जमीन की ओर खींचने का बल। उठान, पंखों के ऊपर तेज गति की हवा के कारण कम दबाव के बनने और पंखों के ऊपर उठने को उठान यानी लिफ्ट कहते हैं। इसी बल से विमान ऊपर उठता है। तीसरा, खिंचान, हवा के प्रतिरोध का बल। चौथा, आवेग, विमान को आगे बढ़ाने के लिए इंजन से मिलने वाला बल। जब आवेग खिंचान पर हावी होता है और उठान भार से अधिक होती है तो विमान उड़ने लगता है। मोनोप्लेन में फ्यूजलॉज के दोनों तरफ एक एक पंख होता है। आज के विमान मोनोप्लेन ही हैं। 1930 के दशक से विमानों का यही डिजाइन चला आ रहा है। बाइप्लेन में धड़ के दोनों तरफ पंखों का जोड़ा होता है। 1930 के दशक से पंखों के 2 जोड़े होने से विमान की स्थिरता बढ़ी, लेकिन रफ्तार घट गई। कई डिजाइनरों ने ट्राइप्लेन भी बनाए। बाइप्लेन के मुकाबले इनका एक खास फायदा था, एक जोड़ी पंख और लगा दिए गए, लेकिन पंखों की लंबाई छोटी कर दी गई और इससे विमान का मोड़ना और घुमाना और आसान हो गया। विमानों में 3 तरह के इंजन देखने को मिलते हैं, पिस्टन से चलने वाले, टरबाइन युक्त तथा जेट इंजन। राइट बंधुओं की उड़ान में पिस्टन इंजन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पिस्टन इंजन की क्षमता अधिक न होने के कारण बाद में विमानों में टरबाइन इंजन का उपयोग किया गया और इस प्रकार अधिक गति के लिए आजकल जेट इंजन का प्रयोग होने लगा है। जेट इंजन के प्रयोग से विमान ध्वनि की गति से भी तेज उड़ानें भरने लगे।
प्रोपेलर युक्त विमान अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं। उनकी उड़ान बादलों के नीचे ही रहती है। मौसम के कारण विमान को उड़ाने में भी कठिनाई होती है, लेकिन टरबाइन और जेट इंजन के उपयोग से विमान की दुनिया में एक और क्रांति आई। गति बढ़ने के साथ साथ विमान 12,000 मीटर से भी ऊंचे उड़ने लगे। जमीन पर कार को हम 2 दिशाओं में मोड़ सकते हैं, दाएं तथा बाएं। लेकिन विमान को दाएं तथा बाएं के साथ साथ ऊपर व नीचे की दिशा में भी मोड़ा जा सकता है। और आइए आज आपको मैं ले चलता हूं एक छोटे सेस्ना जहाज की तरफ, जिसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा। ये हमारा सेस्ना जहाज एक इंजन के द्वारा आगे बढ़ता है, जिसपे एक प्रोपेलर लगा हुआ है। ये प्रोपेलर और इंजन हवाई जहाज को आगे ले जाता है। जब तेजी से घूमते हुए प्रोपेलर हवा को विमान से पीछे फेंकता है, तो विमान आगे की ओर धकेलता है। विमान को उड़ाने के लिए न्यूनतम गति देने के लिए जमीन पर तेजी से दौड़ाना पड़ता है और इसके लिए लंबी लंबी हवाई पट्टियां बना दी गईं। अब विमानों में पंखों की बनावट पर ध्यान दिया जाने लगा। अब हम आपको वायुयान के एलेरॉन के बारे में बताते हैं। एलेरॉन जिससे कि वायुयान रोल करता है, यानी कि मुड़ता है। अब आप देख रहे हैं इस पंख के ऊपर ये एलेरॉन है। जब मैं इस एलेरॉन को ऊपर की तरफ घुमाता हूं, तो देखिए ऊपर की जो लिफ्ट जो बन रही है कर्वेचर के कारण, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, और यहां पे जो है लिफ्ट कम होती है और नीचे प्रेशर ज्यादा रहता है और ये पंख नीचे की तरफ गिरता है। उसी समय दूसरा एलेरॉन जो है वो नीचे की तरफ जाता है। जब एलेरॉन नीचे की तरफ जाता है तो कर्वेचर कर्व जो है विंग के ऊपर ज्यादा बनता है, और जैसे बर्नौली थ्योरम कहती है कि विंग हवा का दबाव जब तेज हो तो प्रेशर कम होता है। यहां हवा का दबाव तेज होता है क्योंकि विंग का कर्वेचर ज्यादा बढ़ा और नीचे से प्रेशर ज्यादा, नीचे का प्रेशर उसी समान जो रहता है। तो इस समय जो हमारा जो विंग है ये ऊपर लिफ्ट बनती है और ये और ऊपर की तरफ उठता है। तो जब ये एलेरॉन नीचे जाता है तो वो एलेरॉन ऊपर आता है, वो एलेरॉन नीचे जाता है तो ये एलेरॉन ऊपर आता है, और इसी डिफरेंशियल एलेरॉन के कारण हवाई जहाज मुड़ता है। ये बच्चे कागज के छोटे छोटे जहाज बनाने में इतने मगन हैं, मानो जहाज की हर तकनीक को जान लेना चाहते हैं। दाहिने भाग को ऊपर तथा बाएं भाग को नीचे रखने से कागज का जहाज दाएं मुड़ता है। इसी प्रकार बाएं भाग को ऊपर व दाहिने को नीचे रखने से जहाज बाएं तरफ मुड़ता है। बीच वाला हिस्सा है विंग के पीछे, जिसको कि बॉडी या फ्यूजलाज कहते हैं। बड़े जहाजों में ये फ्यूजलाज मेन बॉडी होती है, जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, सामान रखते हैं इत्यादि। पर ये छोटा जहाज है, इसके फ्यूजलाज से सिर्फ कंट्रोल कॉलम को मूव करने के लिए टेल सेक्शन की तरफ इसको जोड़ के रखती है। और फ्यूजलाज के बाद हम आते हैं जहाज के टेल सेक्शन के ऊपर, और यहां पे मेन हिस्सा है एलिवेटर और रडर। एलिवेटर का काम है हवाई जहाज को पिच मूवमेंट देना, यानी कि ऊपर या नीचे करना। जब पायलट कंट्रोल कॉलम को पीछे करता है, एलिवेटर ऊपर जाता है, हवा का रुख इसको दबाता है, हवाई जहाज का नोज ऊपर जाता है और वो क्लाइंब करने लगता है, चढ़ने लगता है। और जब एलिवेटर नीचे जाता है तो हवा का रुख इसको नीचे से दबाता है और टेल ऊपर जाती है, नोज नीचे जाता है और जहाज नीचे चलता है। यह है हवाई जहाज का रडर। इस रडर के द्वारा हवाई जहाज की नाक का रुख लेफ्ट या राइट को मोड़ा जाता है। जब पायलट हवाई जहाज की नाक का रुख लेफ्ट को मोड़ना चाहेगा, वो लेफ्ट रडर लगाएगा, रडर लेफ्ट को जाएगा, हवा का रुख दबाव डालेगा और जहाज का जो नाक है वो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा। और उसी तरीके से जब राइट का रडर लगाएगा, राइट से हवा दबाव डालेगी और जहाज राइट की तरफ यॉ करेगा, यानी कि जहाज का नाक
राइट की तरफ जाएगा। पर मोड़ने के लिए जहाज को एलेरॉन की भी जरूरत होती है, तभी जहाज ठीक मुड़ेगा। जैसे कि साइकिल सवार जब साइकिल मोड़ता है तो बैंक भी डालता है, ये बैंक एलेरॉन द्वारा डालेगा। आपको कॉकपिट के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। कॉकपिट के अंदर जब पायलट बैठता है तो कंट्रोल कॉलम उसके हाथ में होता है। इस कंट्रोल कॉलम के द्वारा पायलट अपने जहाज को लेफ्ट या राइट मोड़ता है, ऊपर या नीचे की तरफ करता है। जैसे कि अब मैंने अपने कंट्रोल कॉलम को पीछे किया तो जिस एलिवेटर के बारे में मैंने आपको बताया था वो एलिवेटर ऊपर जाता है और हवाई जहाज का जो नाक है वो ऊपर की तरफ जाती है और क्लाइंब करने लगता है। और उसके बाद जब कंट्रोल कॉलम को आगे करते हैं तो नाक वापस अपने लेवल पे आके फिर आगे जाना शुरू करती है, यानी कि नीचे की तरफ जाना शुरू करती है। एलिवेटर नीचे जाता है। और इसी तरीके से अगर मैंने हवाई जहाज को मोड़ना हो तो मैं एलेरॉन को लेफ्ट करूंगा। जैसे कि अपने लेफ्ट एलेरॉन दबाया और मेरा एलेरॉन जो है ऊपर की तरफ गया और ये विंग नीचे आएगा और मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगूंगा। और फिर मैंने अपना मोड़ पूरा किया, मैं अब स्ट्रेट एंड लेवल आ गया। अब मेरे को कहा गया राइट को मुड़ो, मैं राइट को मुड़ने लगा। एलेरॉन अब मेरा राइट वाला एलेरॉन ऊपर जा रहा है, लेफ्ट वाला नीचे आ रहा है और जहाज राइट को मुड़ता जा रहा है। और रोल आउट करने के लिए मैंने रोल आउट किया। अगर इस समय मैं मोड़ना भी चाहूं और ऊपर भी जाना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, और मोड़ना चाहूं और डाइव करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं। हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है और पायलट उसको लैंडिंग के लिए लाना चाहता है। वो अब जहाज को घुमा के रनवे से अलाइन करता है और जहाज का नोज नीचे करता है, और जब वो लैंडिंग की स्पीड आ जाती है, एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है, तो इस दिशा में बिल्कुल होता है। अब जहाज नीचे आता जाता है और जब रनवे के बिल्कुल पास आ जाता है और पायलट उसका डिसेंट अरेस्ट करना चाहता है तो हल्के से एलिवेटर को ऊपर करता है, नोज बिल्कुल पैरेलल रनवे के आ जाता है और धीरे धीरे वो थ्रॉटल अपना आरपीएम कम करता है। जहाज नीचे नीचे होता जाता है और उसके नीचे के गिराव को अरेस्ट करने के लिए हल्के से वो एलिवेटर ऊपर करता है और हवाई जहाज टच कर जाता है। इस तरीके से एक सफा और शानदार लैंडिंग हवाई जहाज से पायलट कर सकता है। एक आधुनिक जेट विमान की फ्लाइट डेक में दर्जनों डिस्प्ले और कंट्रोल लगे होते हैं। इन्हें बड़ी सावधानी से डिजाइन किया जाता है। महत्वपूर्ण उपकरण डेक में ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां चालक दल की नजर आसानी से पड़ सके। एयर स्पीड इंडिकेटर हवा में विमान की रफ्तार दर्शाता है। एल्टीमीटर बैरोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है और समुद्र तल से विमान की ऊंचाई बताता है। गायरोस्कोप यानी आर्टिफिशियल होराइजन ये ऊंचाई दर्शाने वाले उपकरण से ही जुड़ा होता है। ये दिखाता है कि विमान क्षितिज के समानांतर सीधे उड़ रहा है। उसका पंख एक तरफ झुका हुआ तो नहीं, कहीं विमान ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा। पायलट विमान की स्थिति, गति और दिशा पर निगरानी रखने के लिए हमेशा ग्राउंड कंट्रोल के संपर्क में रहता है। उड़ान भरने और उतरते समय हमेशा पायलट विमान का संचालन करता है। बाकी समय इन्हें ऑटो पायलट पर भी रखा जा सकता है। ऑटो पायलट एक आधुनिक विमान चालन प्रणाली है जो कंप्यूटर से वायु मार्ग का अपने आप पता लगा लेती है और विमान के विभिन्न नियंत्रणों में अपने आप तालमेल करती है। फ्लाइट डेक पर राडार भी लगे होते हैं जो पायलट को रास्ते में आने वाले पहाड़ों, अन्य विमानों और खराब मौसम वगैरह की चेतावनी देते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान और उसके बाद विमानों के आकार में बहुत वृद्धि हुई। अब विमान यातायात के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। उनका उपयोग माल की ढुलाई के लिए होने लगा। विमान के इस उपयोग से जैसे एक क्रांति आ गई। उन्नीस 1903 में राइट बंधुओं के पहले बायप्लेन में एक ही यात्री था।
1939 तक विमान के कैबिन में हवा का दबाव नियंत्रित करने से उड़ानें और तेज और ऊंची तथा और शांत हो गईं। उस समय तक सभी प्रमुख वायु मार्गों पर विमानों के चढ़ने उतरने के लिए हवाई पट्टियों को और बढ़िया स्वरूप दिया गया। आधुनिक विशाल विमानों में लगभग 800 यात्री जा सकते हैं। ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और एक बार ईंधन भरकर 15,000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। लगभग 8,000 से 12,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये खराब मौसम में भी बचकर गुजर सकते हैं। विशाल मालवाहक विमान टनों माल ढोते हैं। यूक्रेन में बना एंटोनोव AN-225 25,000 किलो से ज्यादा वजन ले जा सकता है। उड़ान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हेलीकॉप्टर के आविष्कार से। ये विमान सीधे उठकर उड़ान भर सकता था। 1939 में रूस के जन्मेक अमेरिकी इगोर सिकोर्स्की ने पहला आधुनिक हेलीकॉप्टर बनाया T-300। इस उपलब्धि को बाद में VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जैसी मशीनों का रूप दिया गया। इन्हें उड़ाने के लिए लंबी लंबी हवाई पट्टियों की जरूरत नहीं होती है। हेलीकॉप्टर का इंजन इसके ऊपर लगे रोटोर यानी पंखों को घुमाता है। इन 2 या 4 रोटोर ब्लेडों का आकार जहाज के पंखों जैसा होता है, ऊपर से गोलाकार और नीचे से चपटा। रोटोर घूमने से ऊपर हवा का दबाव कम होता है, जिससे हेलीकॉप्टर को उठान मिलती है। कलेक्टिव कंट्रोल से उठान घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रोटोर घूमने से विपरीत बल को रोकने के लिए और हेलीकॉप्टर की दिशा बदलने के लिए पूंछ की ओर एक टेल रोटोर लगा होता है। उन्नीस 1955 में गैस टरबाइन जेट इंजन आ जाने से हेलीकॉप्टर ने प्रगति की। वे और सुरक्षित हो गए। उनका शोर भी काफी कम हो गया। आज हेलीकॉप्टर सेना में कई काम करते हैं। वे आम नागरिकों के भी बहुत काम आते हैं, जैसे बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, लोगों को खाने पीने का सामान तथा दवाइयां वितरण करना आदि एक उदाहरण है। जहां यातायात का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता, वहां हेलीकॉप्टर बड़े उपयोगी साबित होते हैं। इसी प्रकार दुश्मन के टोहले ने कहीं सामान पहुंचाने और संकट के दौरान पीड़ितों की मदद करते हैं ये हेलीकॉप्टर। आज के लड़ाकू विमान 21वीं शताब्दी के अत्याधुनिक और अत्यंत महंगे विमान हैं। मिग, सुखोई, मिराज, F-16, F-17 और विख्यात B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों को आज कौन नहीं जानता। उड़ान के दौरान सुरक्षा पर अब विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कॉकपिट में, जमीन पर और हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष के विशेष उपकरणों की सहायता से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। विमान के निर्माण में कॉम्पोजिट मटेरियल, इस्पात, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक और सबसे ज्यादा अहम एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं का इस्तेमाल होता है। आज विमानों के बिना तो दुनिया ठहर कर रह जाएगी। जहां जंबो जेट यात्रियों तथा सामान के साथ उड़ान के लिए काम में आते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों ही मनुष्य को उड़ान भरने में सहायक हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।